स्वागत दोस्तों आपका शार्प IQ एजुकेशन में। MED 2 को हम लोग पढ़ रहे थे पेपर को। आज हम लोग को चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 शुरू करना है। आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नारी की समानता सतत विकास से कैसे संबंधित है। हाउ इज इक्वालिटी ऑफ वुमेन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो सतत विकास है उससे नारी की समानता यानी इक्वालिटी ऑफ वुमेन कैसे रिलेटेड है, इसको समझते हैं। तो अधिकांश विकासशील देशों के विकास के अनुभव दर्शाते हैं। उनमें से अधिकतर देश ने चाहे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GNP में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, किंतु इन देशों में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी की समस्या अभी भी व्याप्त है। लोगों के जीवन स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमिक बढ़ा लिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर बेरोजगारी और असमानता और गरीबी व्याप्त है उन देशों में। लिंग की अवधारणा तथा केंद्रीय मुद्दा यह है किस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया जाए जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किस प्रकार से जो महिलाओं का जीवन स्तर है उसमें सुधार किया जा सके। इस चीज़ का ये बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दा बनता जा रहा है। समाज में महिलाओं की असमानता के विरुद्ध संघर्ष इस विवाद का आधार है कि पुरुष व नारियों के मृत्यु दर का अंतर इस विषमता का प्रमाण है। तो पुरुष और नारियों की जो मृत्यु दर है, जहाँ नारियों का जो मृत्यु दर होता है उनको बचपन में मार दिया जाता है, तो दोनों का जो अंतर है वो इस विषमता यानी इस डिफरेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके अपने हित के लिए है बल्कि समस्त देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह विकास के उपलब्ध मानवीय संसाधन की गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों ही प्रोत्साहित करेगी। तो क्वालिटीफुल और क्वांटिटीफुल दोनों टर्म में रिलेटेड है, दोनों टर्म से इम्पॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण, क्योंकि महिला जो होती है वो किसी देश की भावी पीढ़ी को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है और नारी के उत्थान के साथ साथ ही देश का उत्थान होता है। आगे है नारी मानव जीवन का आधार है। नारी ही सही रूप से मानव जीवन का भरण पोषण करती है। नारी हर रूप में जीवन को सराह देती है, चाहे वह परिवार का देखभाल करे, पुरुष के साथ खेती पर ध्यान, बीज बोए, किसी व्यापार में संलग्न हो। तो नारी हर कार्य में अपना योगदान देती है, चाहे वो पुरुष के साथ खेती में कार्य करना हो, चाहे वह व्यापार में संलग्न होना हो या परिवार का देखभाल करना हो। तो नारी हर रूप में जीवन को सहारा देती है। नारी का शोषण अत्याचार सदियों से चला आ रहा है, किंतु इन बेड़ियों को तोड़ना होगा, क्योंकि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जब जो समाज में सभी तबके के लोग रह रहे हो, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो बच्चा हो, विकास हो। हर प्रकार के विकास के साथ ही साथ सतत विकास हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। यदि हम ये मानते हैं कि मानव संपदा नर नारी दो रूप में है, तो हम नारी संपदा का ह्रास करते हैं। केवल आदि संपदा का उपयोग नर के रूप में होता है। ऐसे में सतत विकास की संकल्पना कैसे की जा सकती है। अतः सतत विकास के लिए नारी की समानता बहुत जरूरी है। तो अगर हम खाली नर के पे हम ध्यान देते हैं तो ये पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। नर के साथ साथ नारी का भी सशक्तिकरण होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम व्यापक रूप से सतत विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। स्थानीय समुदाय ही पर्यावरण के सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं। कैसे, इस कथन को पुष्टि कीजिए। लोकल कम्युनिटी कैन बी द बेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। हाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कि जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वही जो पर्यावरण है उसके सबसे अच्छे संरक्षक हो सकते हैं। इसको हमको डिस्क्राइब करना है। जो व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, जितना करीब रहता है, वह उस हर तथ्य को भलीभांति पहचानता है। इस प्रकार स्थानीय संसाधन के प्रयोग में एक समुदाय को स्थानीय मूल का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि उसे स्थानीय संसाधनों के जीवन चक्र व मूल का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। इनका यही ज्ञान संसाधनों के प्रबंधन में तथा स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा में सहायक होता है। अब जो लोग जिस प्राकृतिक संपदा के साथ रहते हैं वो उसके भली भांति जानते हैं, उसके चक्र को जानते हैं और उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे उसका रखरखाव करना है या क्या करेंगे तो उससे दिक्कत हो सकती है, इस सबको भली भांति जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर कोई पर्यावरण का ध्यान रख सकता है वो वहाँ के मूल लोग रख सकते हैं, जो उससे हर दिन डील करते हैं, उससे हर दिन उनका सामना होता है। संसाधनों व प्रकृति से संबंधित ज्ञान उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहता है। तो जैसे जैसे हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को इस बारे में बताती है, ज्ञान देती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी संसाधनों और प्रकृति को संबंधित में जो ज्ञान है वो मिलता रहता है। बाहरी लोग प्राकृतिक संसाधन का दोहन बड़ी क्रूरता के साथ करते हैं, किंतु स्थानीय निवासी एक बालक की भांति इसका संरक्षण करते आए हैं। यही कारण है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में स्थानीय समुदाय
व पर्यावरण के मध्य स्वाभाविक संबंध को मान्यता प्रदान की गई है। तो अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, उसका जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है बड़ी क्रूरता से करता है, और वहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो उस प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन ना करके उसका जो संरक्षण एक बालक की भांति करते हैं। जैसे एक माँ अपने बालक का संरक्षण करती है, उसी प्रकार से उस स्थानीय लोग वहाँ के पर्यावरण जो संसाधन है उसका रखरखाव करते हैं। यही कारण है कि 1992 के जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है उसमें जो स्थानीय समुदाय हैं उनको जो पर्यावरण के मध्य स्वाभाविक संबंध है उसके बीच मान्यता प्रदान की गई। कार्यसूची 21 में घोषित किया गया है कि स्थानीय समुदाय या निवासी उनके पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य संरक्षण माना जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय लोगों को एक कार्यदल निर्मित किया गया तथा 1993 को स्थानीय लोगों का वर्ष घोषित किया गया। तो इसीलिए से कार्यसूची 21 में यह चीज़ तथ्य किया गया है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो प्राकृतिक संसाधन के मुख्य संरक्षक माने गए और जो कार्य है कार्य निर्वहन में उनकी सहायता ली गई। इसके लिए एक ऐसे विकासात्मक नीति के निर्माण की जरूरत है जिसमें स्थानीय समुदाय की जीविका सुरक्षित रहे, वे स्वतः विनियमन करें द्वारा पृथ्वी के संसाधनों में और भी रुचि लेने लगे। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट की ऐसे नीति की ज़रूरत है जिससे जो समुदाय लोग हैं वो अपनी जीविका उनकी सुरक्षित रहे और वो पृथ्वी के संसाधनों को जो संरक्षण है उनका विनियमन है उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लें। ऐसी नीति की ज़रूरत है। कुल मिला के यहाँ बात बताई जा रही है कि किस प्रकार से जो स्थानीय लोग होते हैं वही सबसे बेहतर उस प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, बाहरी लोग नहीं कर सकते। जैसे अब आप समझिए कि यहाँ शहरी लोग हम लोग रहते हैं तो हम लोग उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता होगा जितना एक जो माली होता है जो गाँव में, उस माली जो है पेड़ पौधे का ध्यान रखता है, फल फूल बीज का ध्यान रखता है। वो केवल पुष्प को इस प्रकार तोड़ता है कि उससे पत्तियाँ और बाकी डंठल ना टूटे, जिससे क्या होगा कि अगर डंठल टूट जाता है तो पूरा पेड़ सड़ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं, यही ऐसे प्रकार से जो वहाँ स्थानीय लोग होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और प्राकृतिक संसाधन में और सतत विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सतत विकास में लैंगिक विषमता किस प्रकार से अवरोधक है? हाउ इज द जेंडर इक्वालिटी अ बैरियर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यानी अब हम लैंगिक विषमता को देखते हैं कि किस प्रकार से जो लैंगिक विषमता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बैरियर की तरह काम करती है। आर्थिक विकास का अभिप्राय केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, वह एक विस्तृत संकल्पना है। आर्थिक विकास का अभिप्राय केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं, यह एक विस्तृत संकल्पना है जिसमें आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अन्य लक्ष्य भी शामिल हैं। माइकल रोडार के शब्दों में आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना, प्रचलित मान्यताओं एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ आर्थिक वृद्धि की गति में विशाल परिवर्तन करना भी शामिल है। यानी कि जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो प्रचलित मान्यताएं हैं और जो सामाजिक संरचना है, इनके साथ साथ आर्थिक विकास भी हो, यही एक सततशील की व्यापकता को दर्शाता है। यानी पैसा भी रहे और समाज में वृद्धि और ग्रोथ भी हो। साथ ही असमता में कमी तथा निर्धनता की समाप्ति भी इस ध्येय है। लिंग की अवधारणा का केंद्रीय मुद्दा यह है कि किस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया जाए जिससे उनके जीवन में सुधार हो। समाज में महिलाओं की असमानता के विरुद्ध संघर्ष इस विवाद का आधार है। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल अपने हित के लिए बल्कि समस्त देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधन की गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों को प्रोत्साहित करेगा। तो हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझ चुके हैं कि नारी की उत्थान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रूप में किसी भी कंट्री के लिए, यानी उस कंट्री के लिए कितना क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रूप में कितना इम्पोर्टेंस रखती है नारी का उत्थान। तो इस चीज़ को दर्शाता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विकास के लिए उठाए गए कदम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विकास का लाभ संपूर्ण जनता को मिल रहा है कि नहीं। तो विकास खाली एक तबके तक ही सीमित ना रहे, संपूर्ण जनता को इसका लाभ मिले, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। लैंगिक भेदभाव के साथ अन्य व्यक्तिगत विषमताओं के आधार पर भी भेदभाव होता है जिनमें स्थानीय, जातीय तथा सामाजिक आर्थिक अस्तित्व शामिल हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को शिक्षा व स्वास्थ्य में लैंगिक भेदभाव उन्हें पीछे की ओर से अवरोधक है, धकेल रहा है, जो हमारे समाज में सतत विकास में विशेष रूप से अवरोधक है। तो क्या होता है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है और जो अशिक्षा है, ये क्या कर रहा है, नारी के उत्थान को रोक रहा है और ये बहुत बड़ा अवरोध खड़ा हो रहा है।
इसी प्रकार से जो लैंगिक विषमता है, जो इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बैरियर की तरह देखा जा रहा है। आज के ही समय भी कई आप जगह देखेंगे जहाँ पुरुषों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वहीं महिलाओं को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, ख़ास तौर पर गाँव की जगह। अब तो शहरों में ये कम देखने को मिल रहा है, लेकिन गाँव में अभी भी ये देखने को मिल सकता है। हालाँकि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। यहीं अगर आप 50 से 60 साल के पहले चले जाएँ तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ आपको देखने को मिलती थी। तो इसी के साथ हमारे लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और आपको कोई भी अगर सुझाव देना हो तो उसको भी रखें। लाइक करें, शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।